हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कौन उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, कौन उसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। फिर हम लोगों ने कंडीशंस देखा था, कब मेरा रेजोनेंस जहां ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में अभी तक 3 इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे पहले कार्बोकैटायन पढ़े थे। कार्बोकैटायन के सारे स्टेबिलिटी के बारे में जाने थे, कार्बोकैटायन के रिंग रीअरेंजमेंट के बारे में जाने थे, कार्बोकैटायन के शिफ्टिंग के बारे में जाने थे, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में जाने थे, एक्सेप्टर डोनर कौन बढ़ाता है कौन घटाता है। तो हम लोग को पता चल गया कि एक्सेप्टर कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटाता है और डोनर कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे कार्बोएनायन के पास कि कार्बोएनायन मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, कार्बोएनायन में एक्सेप्टर इंक्रीज करता है, डोनर डिक्रीज करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा। हाँ, ये हम लोगों ने जरूर पढ़ा कि कार्बोएनायन अपना रिंग रीअरेंजमेंट या कार्बोएनायन अपना शिफ्टिंग वगैरह नहीं करता है। ठीक है, फिर हम लोग फ्री रेडिकल में आ गए। फ्री रेडिकल एक तरह से मेरा न्यूट्रल स्पेसीज हो जाता है, ना ही वो किसी का इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, मेरा कार्बोकैटायन का, कार्बोएनायन का और फ्री रेडिकल का। और अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों केस में डोनर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और एक्सेप्टर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग कार्बोएनायन की बात करेंगे तो कार्बोएनायन में पासा पलट जाएगा, कार्बोएनायन में एक्सेप्टर का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और डोनर स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब होपफुली आपको इतना तो याद हो गया होगा कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, प्लस आई कौन होगा, माइनस आई कौन होगा, प्लस एम कौन होगा, माइनस एम कौन होगा। ये सारा ग्रुप आप लोग जानते होंगे। नहीं जान रहे हैं अगर अभी तक भी तो बाबू बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये जीओसी का लगभग लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर है, या एक एसिडिक बेस पे ले लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर करना है तो जीओसी के हम लोग हर एक कोने कोने में गए, जीओसी के हर एक डेप्थ में गए, जीओसी का हर एक क्वेश्चन कराए, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है वो सारा क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, तो इस कारण से अगर आपको अभी भी जीओसी में प्रॉब्लम है, आप प्रीवियस लेक्चर देखो और उस लेक्चर को देख के क्वेश्चन समझने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए और फिर आप क्वेश्चन बनाइए। चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है मेरा कार्बीन। ये मेरा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है और ये है मेरा कार्बीन। अब देखोगे क्या कि जो मेरा कार्बीन होता है, नाइट्रीन तो बहुत ना के बराबर ही यूज होता है, चलो कार्बीन थोड़ा बहुत यूज भी हो जाता है। तो कार्बीन के बारे में अगर पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इसको एडवांटेज नहीं दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इस कारण से हम लोग कार्बीन नाइट्रीन को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम लोग कार्बीन को पढ़ ही लेते हैं। कार्बीन क्या कहता है, कार्बीन क्या होता है, कार्बीन स्टेबिलिटी कैसे बताएगा, कार्बीन क्या होता है, कार्बीन के टाइप्स क्या होते हैं, कार्बीन का शेप क्या होता है, कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कब पहचानेंगे ये कार्बीन है। तो आप सिंपल समझिए, जब हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था तो कार्बोकैटायन में हम लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ पर X है तो ये X मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया था। ठीक है, तो इस कार्बन पे आ गया था पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया था मेरा कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गया था मेरा कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने बोला कि अगर मेरे पास यहाँ पर X ग्रुप अटैच है और इस बार X का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर कार्बन ले लेगा तो ये बन जाएगा मेरा कार्बोएनायन, कार्बोएनायन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम लोग फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल में हम लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ पर X है और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन इस X पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस X पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से जो बनेगा तो इस X पे एक फ्री रेडिकल और इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो हम लोग इसको बोल दिए थे, ये जो मेरा बना था ये मेरा बना था फ्री रेडिकल। क्या बना था? फ्री रेडिकल बना था। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिएगा, ये मेरा कार्बोकैटायन हुआ, ये मेरा कार्बोएनायन हुआ, ये मेरा फ्री रेडिकल हुआ। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और एक में अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो अपना अपना ले रहा था। तो ये जो मेरा है ना, ये मेरा न्यूट्रल स्पेसीज है।
ये ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ना ही किसी से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब वो अपने में खुश है, इसका मतलब इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। यहाँ ये अपने से खुश नहीं है, यहाँ भी ये अपने से खुश नहीं है, इसलिए या तो दे रहा है या तो ले रहा है। देना लेना जैसा ही होगा, चार्ज आएगा, चार्ज जैसा ही आएगा, न्यूट्रल नहीं होगा, या तो कैटायनिक या तो एनायनिक, या तो इलेक्ट्रॉन रिच या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तो होना ही है। ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट इस दोनों में अंतर ये है कि ये मेरा न्यूट्रल स्पीशीज है, ये मेरा न्यूट्रल स्पीशीज है। लेकिन इस पे तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा CH2 प्लस होगा, इसको तो बोलेंगे ये मेरा CH2 माइनस होगा। तो जैसे ही माइनस हुआ इसका मतलब ये एनायनिक स्पीशीज हो गया, जैसे ही प्लस हुआ ये मेरा कैटायनिक स्पीशीज हो गया, और यहाँ पर किसी का चार्ज नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया मेरा न्यूट्रल। दोनों मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करेंगे कार्बीन के बारे में, तो कार्बीन में क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, कार्बीन, अभी तक हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल के बारे में जाने थे। अगर हम लोग कार्बीन के बारे में अगर हम लोग डेप्थ में जाए कि कार्बीन में क्या कहता है, तो समझिएगा कार्बीन क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग कार्बीन के फर्स्ट पार्ट में जाए, कार्बीन क्या कहता है, तो कार्बीन कहता है कि कोई कार्बन जब दो बॉन्ड बना रहा है, एक X के साथ दूसरा Y या Z किसी के साथ बना ले, ठीक है, और इस कार्बन के पास दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है? नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस कार्बन का अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, और दो इलेक्ट्रॉन मेरा नन बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करेंगे, अगर इसके हम लोग फीचर्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि कार्बन के पास जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो आप बोलोगे सर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि यहां पे मेरा एक और फीचर हो गया कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और चीज समझिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ कि क्या इस कार्बन पे कोई चार्ज आया? आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब है कि इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज। ऐसा तो नहीं है बाबू कि ये कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन की तरह। जैसे फ्री रेडिकल ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, अपना इलेक्ट्रॉन यार दिए हुए थे ले लिए, लेकिन यहाँ तो कार्बन किससे ले नहीं रहा है, किसी को दे भी नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल स्पीशीज। अब देखो, चूंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चूंकि इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा। तो एक तरह से देखोगे तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज देखने से ही लगेगा कि वो गरीब है, ऐसा नहीं है यार। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हो, ऑक्टेट नहीं पूरा होगा तो यार वो न्यूट्रल एलिमेंट भी, न्यूट्रल एटम भी क्या चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना। जैसे यहाँ इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण, ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना है चाहेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया। ठीक है, अब यहां पर पहले आप इसको लिख लो, इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा आप पहले लिख लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं और उससे आगे। चलिए लिखिए इसको आप। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते, तो हम लोग यहां पर देखें क्या टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ कार्बन का एग्जांपल देखें तो कार्बन के एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ CH2 और इस कार्बन पे मेरा दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन पे CCl2 और यहाँ इस कार्बन पे मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बीन। क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बीन। इसको क्या बोलेंगे? एक ही कार्बन पे दो दो क्लोरीन है, तो या तो लिखो 1,1 डाइक्लोरो या सिर्फ लिख सकते हो डाइक्लोरो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है, या तो 1,1 डाइक्लोरो कार्बीन लिखो या सिर्फ डाइक्लोरो कार्बीन लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कार्बीन के टाइप्स के बारे में कि कार्बीन का कितना टाइप्स होता है, उसका शेप क्या होता है, कैसे क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या कंडीशंस होगा, तो सारे कंडीशंस को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बीन के बारे में पढ़ा कि कार्बीन मेरा न्यूट्रल स्पेसीज होता है, क्योंकि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये मेरा न्यूट्रल स्पेसीज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इस कारण से इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होने के लिए कम है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इसके एक और फीचर में लिख लो कि ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिस तरह से आप बोलो कि कार्बोकेटाइन मेरा क्या था, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल मेरा क्या था, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल। हम बोलेंगे यार कार्बन मेरा क्या है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कार्बन एनायन क्या है, आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल। क्यों इसको इलेक्ट्रोफाइल बोले? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, आप बोलोगे सर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तब तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो कार्बोकेटाइन मेरा न्यूट्रल नहीं होता है, कार्बोएनाइन मेरा न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ दो ही इंटरमीडिएट मेरा न्यूट्रल होता है। अगर अभी तक की बात करें तो वो होता है फ्री रेडिकल, और अभी आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो कार्बीन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल ले सकते थे मिथाइल कार्बीन, एग्जाम्पल ले सकते थे हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन, डाइब्रोमोकार्बीन, जो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि कार्बीन जो होता है वो मेरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इस कारण को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है कहने का मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन के बारे में। चलिए, तो अगर हम लोग जाने टाइप्स ऑफ कार्बीन के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं कार्बीन जो होता है वो मेरा दो टाइप्स का होता है। कार्बीन जो होता है वो मेरा दो टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा सिंगलेट कार्बीन, एक होता है मेरा सिंगलेट कार्बीन, और एक होता है मेरा ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, एक होता है मेरा सिंगलेट कार्बीन, एक होता है मेरा ट्रिपलेट कार्बीन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझेंगे सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होता है। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे बाबू बहुत यूज नहीं है सिंगलेट ट्रिपलेट वगैरह का, बट इतना हम जानेंगे कि इसको समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2 की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं CH2 की, तो CH2 में कार्बन के पास मेरा क्या होगा, तब दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये क्लियर? अब आप देखोगे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए कैसा क्या बनता है, तो कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर आप इसका बॉन्ड स्टेट देखोगे तो ये मेरा इनर सेल और ये मेरा आउटर सेल। आउटर सेल में देखोगे तो सेकंड सेल के s सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के p सब सेल में भी मेरा ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 2। क्योंकि सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होता है। सिंगलेट कार्बीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होता है। अब देखो यहाँ पर, तो ये मेरा s है और ये मेरा px, ये मेरा py और ये मेरा pz। अब ये अगर ओवरलैप करेगा तो कैसा बनाएगा वो देखो। अगर CH2 में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2, और ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली। ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली। तो ये मेरा हो गया pz,
ये sp2, ये sp2, ये sp2, क्योंकि यार एक s है और दो p है, तो एक s हुआ और दो p हुआ। अब इस तीनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो मेरा sp2 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 तीन sp2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पीजेड मेरा पूरा का पूरा क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। पीजेड मेरा पूरा का पूरा क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल हुआ। अब चूंकि यहाँ पर sp2 sp2 हम लोग बना रहे हैं, sp2 sp2 बना रहे हैं, तो आप एक चीज समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर कार्बन का शेप से दिखाएंगे तो ये मेरा हो गया क्या, एक हम लोग दिखाएंगे ऐसा, एक दिखाएंगे हम लोग ऐसा, क्योंकि शेप जो होता है वो क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। सिंगलेट कार्बाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ। तो चलो यार यहाँ दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, खुश रहो, ठीक है। यहाँ पर भी आप दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो, खुश रहो। लेकिन यहाँ पर तो बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, रह जाएगा। ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में, इसलिए ये मेरा s का शेप स्फेरिकल। यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में, इसलिए s का शेप स्फेरिकल। और ये मेरा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इस दोनों का बॉन्ड बनाया, ये मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया। अब बताओ, एक मेरा p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, एक मेरा p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप यहां देखोगे तो यहां आप देख लो तो दो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है, और दो बॉन्ड पेयर और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा बनेगा, वो मेरा बॉन्ड जो बनेगा वो हम लोग कह सकते हैं कि सिंगलेट कार्बाइन हुआ तो sp2 हुआ, sp2 हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। और एक्साइटेड स्टेट में होने के कारण यहाँ मेरा ग्राउंड स्टेट में ही है, ये मेरा कार्बन जो है वो मेरा ग्राउंड स्टेट में ही है। तो ये मेरा sp2, ये मेरा sp2, ये मेरा sp2, और यहाँ पर p वाला जो है वो वैकेंट। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन का शेप होगा, सिंगलेट वाले का शेप होगा, वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा ट्राइगोनल प्लेनर था, sp2 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड है और एक मेरा लोन पेयर है, तब बताओ दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर से, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर से, या एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर से शेप बनता था मेरा क्या, वी शेप, बेंट या एंगुलर। तो ये तो हुआ मेरा ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ज्योमेट्री। और चूंकि यहाँ पर दो ही बॉन्ड पेयर बन रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक तो मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग शेप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग शेप बोल सकते हैं वी शेप, बेंट या एंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड बना लिया और एक ही ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है। तो यहाँ तो ये दो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में है और यहाँ एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये मेरा क्या हुआ, तो ये मेरा हो गया सिंगलेट कार्बाइन। सिंगलेट कार्बाइन को हम लोग सिंपल भी दिखा सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली। तो इसीलिए हम इसका नाम भी बोलते हैं सिंगलेट कार्बाइन, सिंगलेट कार्बाइन। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार एक कार्बन का दो हाइड्रोजन तो बन गया, अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, वो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। तो यहाँ हम लोग एक ऑर्बिटल में दोनों बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन तो नहीं था इस ऑर्बिटल में, तो ये मेरा वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो अब बताओ, जब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है और आपके पास दो ऑर्बिटल है और दो इलेक्ट्रॉन भी था, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था।
लेकिन यहाँ एक ही ऑर्बिटल में दोनों चला गया और एक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, हुन्स फॉलो नहीं किया। अब बताओ यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली और एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड? आप बोलोगे सर पेयर्ड, तो बताओ यहाँ पर अगर एक रहता है, यहाँ पर एक रहता है, दोनों अनपेयर्ड, लेकिन ये मेरा एक ही में दोनों है तो ये मेरा पेयर्ड हो गया। पेयर्ड हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक। तो चूंकि यहाँ सिंगलेट वाले में एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल होने के कारण पेयर्ड हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो तो हम लोग बोलेंगे ये डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है, शेप जो होता है वो V से बेंट या एंगुलर होता है। कार्बन सिंगलेट कार्बन के ग्राउंड स्टेट में ही होता है, हाँ वहां पर एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, लेकिन वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सिंगलेट कार्बन का जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होता है और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा वैकेंट होता है। ये आप याद रखना, सिंगलेट कार्बीन का एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा वैकेंट रहता है और एक ऑर्बिटल में ही दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, सो स्पेसीज मेरा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण और दो वैकेंट ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल भी था तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन मेरा हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। तो सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगलेट कार्बीन का शेप V शेप, सिंगलेट कार्बीन का कार्बन ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट कार्बीन मेरा के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, सिंगलेट कार्बीन मेरा डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि सिंगलेट कार्बीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। हाँ, सिंगलेट कार्बीन मेरा हुन्स रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। तो बस इतना याद रखना कि सिंगलेट कार्बीन के पास दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होता है और एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। सिंगलेट कार्बीन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, सिंगलेट कार्बीन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, सिंगलेट कार्बीन का शेप V शेप बेंट या एंगुलर होता है, सिंगलेट कार्बीन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है। बस इतना याद रखना, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन मेरा एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन खाली, तो यहाँ बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो सिंगलेट कार्बीन हो गया मेरा डायामैग्नेटिक। और सिंगलेट कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और अपने पास दो ऑर्बिटल भी होगा तो यार एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल बेचारा खाली ही रह गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ हुन्स रूल का फॉलो नहीं हुआ, या हुन्स रूल वायोलेट कर गया, तो बोलेंगे सिंगलेट कार्बन जो होता है वो मेरा हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। बस इतना याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की। सिंगलेट कार्बन में पढ़े कि सिंगलेट कार्बन मेरा जो होता है वो मेरा उसमें एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। सिंगलेट कार्बन हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। सिंगलेट कार्बन जो होता है वो मेरा डायामैग्नेटिक स्पेसीज होता है। सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सिंगलेट कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगलेट कार्बन का शेप जो होता है वो मेरा V से बेंट या एंगुलर हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में अगर हम बात करें, जैसे मेरा CH2 है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन सिंगलेट कार्बन का, सॉरी ट्रिपलेट कार्बन का वो हो जाएगा sp। ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन, ये हो गया मेरा 1s2 2s2 और 2p2। कार्बन आपका जब सिंगलेट कार्बन था तो वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता था। यहाँ कार्बन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा सेकंड सेल का S सबसेल, सेकंड सेल का P सबसेल, जिसमें ऑर्बिटल 3 और इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा। ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है। अब इसको ग्राउंड स्टेट में भेजो, सॉरी ग्राउंड स्टेट से ये मेरा ग्राउंड स्टेट, इस बार भेज दो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये मेरा S है, ये मेरा px, ये मेरा py और ये मेरा pz। अब आप एक चीज देखना, तो यहाँ पर कार्बन कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ, और हम लोग बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 2 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक sp,
यहाँ पे एक और मेरा sp, तो ये मेरा sp, ये मेरा sp, और दो ऑर्बिटल जो होगा वो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये py और ये pz हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम लोग सिंगलेट की बात किए थे तो दो बॉन्ड बनने के बाद एक ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन था और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो बॉन्ड बनने के बाद दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ट्रिपलेट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ट्रिपलेट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा शेप के बारे में दिखाएं तो sp का शेप कैसा होता है, आप बोलोगे सर लीनियर, तो sp का शेप जो होगा वो होगा लीनियर। तो चलो यार लीनियर की बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर एक कार्बन की कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो चलो यार यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ पर भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑर्बिटल जो होगा तो एक ऑर्बिटल आप ऐसे दिखा दो, आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक हम लोग ऐसे दिखा देते हैं और एक हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, समझ रहे होगा, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे इक्विलेटरल है। ठीक है, ये मेरा वर्टिकल है, ऐसे ऐसे है, तो दोनों में मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दोनों में मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर जो शेप है वो शेप क्या है, हम बोलेंगे शेप मेरा लीनियर है, शेप मेरा लीनियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हुन्स रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दोनों तो मेरा सही, दो ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब यहाँ पर बोलेंगे हम लोग हुन्स रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो बताओ यार दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बेचारा अकेला अकेला है, मतलब ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सारा मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो चूंकि सिंगलेट वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होता है तो ये हो जाएगा मेरा पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा मेरा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। ठीक है, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं सिंगलेट कार्बाइन और ट्रिपलेट कार्बाइन में सिंगलेट कार्बाइन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, सिंगलेट कार्बाइन का शेप हो जाएगा V से बेंट या एंगुलर, सिंगलेट कार्बाइन हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, सिंगलेट कार्बाइन मेरा डायमैग्नेटिक स्पीशीज होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन में आओ, सिंगलेट कार्बाइन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन में आ जाओ, ट्रिपलेट कार्बाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन का शेप लीनियर हो जाता है, ट्रिपलेट कार्बाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन के पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हम लोगों का सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस हो गया। सिंगलेट वाले के पास अगर हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट को अगर हम लोग सिंपल दिखाएं तो पहले इस ट्रिपलेट वाले का आप स्ट्रक्चर खींच लो, मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट को कैसे दिखाएंगे वो देखिएगा। अगर हम लोग CH2 ही है और इसी CH2 को हम लोग सिंगलेट में दिखाएं और ट्रिपलेट में दिखाएं तो कैसे होगा वो आप देखना। जनरली कोई कार्बाइन नहीं दिया है तो हम लोग बात करते हैं सिंगलेट कार्बाइन की। कभी भी अगर कोई बात नहीं किया है और कोई भी कार्बाइन की, यहाँ पर पीछे मेंशन ये नहीं किया कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, तो हम लोग बात करेंगे हमेशा सिंगलेट कार्बाइन की। अब यहाँ पर आप एक चीज देखना कि अगर हम लोग बात करेंगे सिंगलेट कार्बाइन की, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन में, तो आप ये जरूर कह सकते हो कि ये कार्बन है, इस कार्बन के पास यहाँ पर CH2 और एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे ये मेरा सिंगलेट कार्बाइन है, ये मेरा सिंगलेट कार्बाइन है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे CH2 है, एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल यहाँ और दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ये मेरा क्या ट्रिपलेट कार्बाइन है, ट्रिपलेट कार्बाइन है। अब यहाँ पर आ जाओ, सिंगलेट कार्बाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सिंगलेट कार्बाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सिंगलेट कार्बाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिंगलेट कार्बाइन हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, सिंगलेट कार्बाइन मेरा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं, ये मेरा डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक स्पीशीज होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ट्रिपलेट में आ जाओ, ट्रिपलेट वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, तीसरा हुन्स रूल को फॉलो करेगा,
उन्स रूल को फॉलो करेगा। चौथा, ये दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड? आप बोलोगे सर अनपेयर्ड। अनपेयर्ड जैसे ही होगा तो क्या बात करेंगे? तो पैरामैग्नेटिक की। तो ये जो होगा वो मेरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आप लोग बात कर सकते हैं सिंगलेट की, ट्रिपलेट की, तो हम लोग बोलेंगे हमेशा मेरा सिंगलेट ट्रिपलेट में यही दोनों डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर ले थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर CH2 है और CH2 में अगर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिटल मेरा खाली है, तो ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल? तो आप बोलोगे कौन सा कार्बन? तो आप बोलोगे सर ये मेरा सिंगलेट कार्बन, ये मेरा सिंगलेट कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा मेरा CH2। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन। तो अगर हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ CH2 कार्बन यानी मिथाइल कार्बन में, तो ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। रीजन भी है ना बाबू, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और बॉन्ड एंगल जो होगा वो मेरा 109 डिग्री 120 डिग्री है 120 डिग्री है, लेकिन एक मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का और बॉन्ड एंगल मेरा घटेगा। बॉन्ड एंगल अगर घटेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन में बॉन्ड एंगल के ज्यादा होने से रिपल्सन कम होता है और यहाँ बॉन्ड एंगल के कम होने से रिपल्सन ज्यादा होता है। इसीलिए इन केस ऑफ मिथाइल कार्बन ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। लेकिन जब कभी भी हैलोजन की बात करेंगे, जैसे बोल देंगे यार यहाँ पर CH2 या CCl2 रहेगा और यहाँ पर अगर ले लेते हैं C, यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर Cl है Cl2, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली, और यहाँ पर भी ले लेते हैं CCl2 और यहाँ पर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप यहाँ पे तो इस क्लोरीन के पास जो है वो मेरा लोन पेयर है। अगर हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे तो इस कार्बन के पास क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, इस कार्बन के पास यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। ठीक है, और हम लोग बात करें तो यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। अब देखो इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है और इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास तो लोन पेयर है लेकिन इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जो मेरा ये लोन पेयर ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करवाएगा। लेकिन इस लोन पेयर का वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसके कारण यहाँ पे मेरा बैक बॉन्डिंग हो रहा है। जब मेरा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने लगे, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने लगे, तब बोलेंगे हम लोग यहाँ बैक बॉन्डिंग बन रहा है, जिसके कारण से इसका स्टेबिलिटी इस बार बढ़ जाएगा। क्योंकि यार हैलोजन के केस में ही मेरा हैलोजन के पास लोन पेयर और इसके पास सिंगलेट कार्बन वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, तो यहाँ पर इस क्लोरीन का लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग बना रहा है और यहाँ तो लोन पेयर है लेकिन यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो बोलेंगे इन केस ऑफ हैलोजन बोलेंगे सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन। इन केस ऑफ हैलोजन सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन। बट अगर वही बात करेंगे हम लोग मिथाइल कार्बन वगैरह में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा नहीं, तो हम लोग उस हाइड्रोजन CH2 वगैरह के केस में बात करेंगे तो बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। तो बस आप इसके स्टेबिलिटी को याद रखना। यहाँ आप बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद रखो और यहाँ पे आप बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। बैक बॉन्डिंग कब? जब आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल कब? जब आपके पास सिंगलेट कार्बन में बैक बॉन्डिंग कब? जब आपके पास हैलोजन, क्योंकि हैलोजन के पास ही लोन पेयर। तो सिंगलेट कार्बन मोर स्टेबल होगा ट्रिपलेट से। कब? जब सिंगलेट कार्बन मोर स्टेबल होगा ट्रिपलेट से। कब? जब अपने पास हैलोजन वाला केस रहेगा। और ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल होगा सिंगलेट से। कब? जब अपने पास हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? तो आपको सारा कॉन्सेप्ट लगभग कार्बन का बता दिया गया है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सेप्टर क्या करता है, डोनर क्या करता है, तो कार्बीन में वो सब केस नहीं होगा। आपको यहाँ पर कार्बीन में जब पढ़ोगे तो कार्बीन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ेंगे अगर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह में, तब हम लोग को कार्बीन का थोड़ा बहुत वे दिखेगा कि वहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो CCl2 बन जाएगा। वहां CCl2 के बारे में बताएंगे, देखो यहाँ CCl2 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि राइमर टाइमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है, इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हम लोग कार्बिन और सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में बताया कि सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में बोलेंगे तो सिंगलेट कार्बिन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सिंगलेट कार्बिन का शेप V शेप बेंड या एंगुलर होता है। सिंगलेट कार्बिन मेरा हुंस रूल को फॉलो नहीं करता है। सिंगलेट कार्बिन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके कारण वो मेरा डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है। आज और ट्रिपलेट वाले में, ट्रिपलेट कार्बिन वाले में बात करेंगे तो ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। उस केस में कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहां पर मेरा एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण हुंस रूल का वहां पर फॉलो होता है, लेकिन वहां एक एक इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उस कारण से वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने से ट्रिपलेट कार्बिन जो होगा वो मेरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सिंगलेट और ट्रिपलेट में अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मिथाइल कार्बिन में सिंगलेट कार्बिन जो होगा वो मेरा लेस स्टेबल होगा ट्रिपलेट कार्बिन से। रीजन है कि ट्रिपलेट कार्बिन का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन घट गया, रिपल्सन घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हैलोजन वाले केस में, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन, तो उस हैलोजन वाले केस के पास लोन पेयर और सिंगलेट के पास मेरा वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तो जब हैलोजन का केस होगा, जब कभी CH2 की बात करेंगे तो वहां पर बैक बॉन्डिंग के कारण केस पलट जाएगा और वहां सिंगलेट वाला मोर स्टेबल हो जाएगा ट्रिपलेट से, और जब हम लोग के पास लोन पेयर नहीं होगा तो ट्रिपलेट वाला मोर स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट से। यहां तक हम लोगों ने कार्बिन के बारे में सारा कॉन्सेप्ट देख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंटरमीडिएट में, कहीं से भी उठा लेते हैं। और हम बात करेंगे फ्री रेडिकल वाले केस में, तो यहाँ पर ले लेते हैं CH2, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ ले लेते हैं CH3। यहाँ पर ही बात करें CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर ले लेते हैं CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पर ले लेते हैं आपको कोई ग्रुप ले लेते हैं जो हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और एक में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ पे कोई चीज नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर ये बोल दिया गया फर्स्ट, ये बोल दिया गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और बोलेगा इसके स्टेबिलिटी को बताने के लिए फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को। तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बताना बड़ा आसान है। यहाँ हाइपर कंजुगेशन विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हाइपर कंजुगेशन विद 6, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन विद 1 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन विद 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। चलो यार, जहां हाइपर कंजुगेशन होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे 1 ग्रेटर देन क्या 2। अब यहाँ दोनों में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ये ग्रुप तो यार हाइपर कंजुगेशन काम नहीं किया, लेकिन प्लस आई में तो काम करेगा। प्लस आई में तो खतरनाक टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई में तो खतरनाक डोनर, और यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस आए, दोनों में हाइपर कंजुगेशन नहीं, इस चारों में, इस दोनों में हाइपर कंजुगेशन, तो इस दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इस दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जिसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास 1, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम। अब इस दोनों में आ जाओ, इस दोनों का स्टेबिलिटी इस दोनों से कम, रीजन की इस दोनों में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई तो लग रहा है, यहाँ तो बेचारा कुछ नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे यार इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो 2 के बाद 3 और सबसे लास्ट हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो कभी भी कब कॉन्सेप्ट आएगा कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो आप ये सिंपल देख लेना कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्टर डोनर को पकड़ो। कार्बोकैटायन एक्सेप्टर डिक्रीज, डोनर इंक्रीज, कार्बोएनायन एक्सेप्टर इंक्रीज, डोनर डिक्रीज, फ्री रेडिकल एक्सेप्टर डिक्रीज, डोनर इंक्रीज,
कार्बिन वाला केस हम लोग को पता है, कार्बिन में कभी स्टेबिलिटी बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। कार्बिन में आप सिंपल देख लेना, सिंगलेट ट्रिपलेट में डिफरेंस, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हुंस रूल वगैरह को, शेप वगैरह को देख लेना, बैक एंड ऑर्बिटल वगैरह को देख लेना, बैक बॉन्डिंग वगैरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसका देख लेना। आप नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से डोनर एक्सेप्टर को पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग एसिडिक बेसिक का सारा कॉन्सेप्ट आपको खूब अच्छे से बता देंगे। एक बार एक ही लेक्चर में पूरा एसिडिक बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और देन हम लोग मूव कर जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए, थैंक यू।